नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार चौधरी। पूरे विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, नींद हराम हो गई है। सबसे ज्यादा अगर किसी के पसीने छूट रहे हैं, वह है अरविंद केजरीवाल। बंगाल की इस विराट विजय के बाद सबको पता है, अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि अब लक्ष्य क्या है बीजेपी का, अगला लक्ष्य क्या है। पंजाब। और जिस तरीके से किसी समय पश्चिम बंगाल को असाध्य मान लिया गया था, जैसे आजकल केरल को, तमिलनाडु को असाध्य माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे तो अनेक राज्य हैं जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का लेना एक ना देना दो थे, लेकिन वहां उनकी सरकारें बनी, उनके चीफ मिनिस्टर बने। दिल्ली से बिल्कुल लगते हुए हरियाणा में क्या हाल था, एक दौर में 10-11% वोट मिलते थे। कभी देवीलाल के की पिछलगू थी, फिर ओम प्रकाश चौटाला की पिछलगू हो गई, एक बार बंसीलाल की पार्टी से गठबंधन कर लिया, और तो और भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से भी गठबंधन कर लिया। लेकिन 2013-14 में जो मोदी की वेव चली इस देश में, तो भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास जैसे जागा। समुद्र पार करने के लिए जिस तरीके से हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास कराया गया, और उसके बाद वो श्रीलंका पहुंचने में कामयाब हो गए, वाटिका पहुंचने में कामयाब हो गए, भगवान राम का सीता जी तक संदेश देने में, पहुंचाने में कामयाब हो गए। और उसके बाद जो किया उन्होंने वहां पर, वो सबके सामने है। जिसे सोने की लंका कहा जाता था, उसको जला करके राख करके वापस लौटे। तो भारतीय जनता पार्टी में एक नई ताकत का संचार हुआ 2013-14 के बाद। महाराष्ट्र में कभी वो बड़े छोटे भाई की भूमिका में हुआ करती थी, बिहार में छोटे भाई की भूमिका में हुआ करती थी, बरसों बरस तक हरियाणा में भी यही हाल रहा, दूसरे दलों की पिछलगू थी। पंजाब में अकालियों की पिछलगू बनी रही, कभी वहां लीडरशिप विकसित ही नहीं हो पाई। और मैं तो ये बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने राज्यों के मैंने नाम गिनाए हैं, इन सब में राष्ट्रवादियों की कोई कमी नहीं है। और उसी के चलते अलग अलग ऐसे अभेद्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली, और अल्टीमेटली वहां उनकी सरकारें बनी, उनके मुख्यमंत्री बने। तो पश्चिम बंगाल, जिसको ममता बनर्जी का अभेद्य किला मान लिया गया था, उस किले को भी अल्टीमेटली ध्वस्त किया भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं तो कहूंगा कि वहां की जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता उठ खड़ी हुई कि बहुत हो गया, बहुत हो गई हिंसा, कत्लेआम, दहशत का वातावरण, इनकी धमकियों को बहुत सहन कर लिया, सुन लिया, अब और नहीं। और जब परिवर्तन होना होता है तो ऐसे ही होता है। पिछले विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 3 कृषि कानूनों का जो हवा खड़ा किया गया था पंजाब के भीतर और दूसरे राज्यों में, हरियाणा में तो उसका गुब्बारा फूट चुका है। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव से पहले भी जय जवान, जय किसान, जय पहलवान एक नारा उछाला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेताओं ने। क्या हुआ उसका नतीजा? जय जवान, जय किसान, जय पहलवान
मोस्टली पहलवान भी हरियाणा में वो एक ही समुदाय से आते हैं। किसान ठीक है, दूसरी बिरादरियां भी हैं जो खेती बाड़ी करती हैं, लेकिन मोस्टली कौन लोग हैं? और जवान अदर कास्ट के भी, लेकिन मोस्टली पंजाब भी, हरियाणा भी, वेस्ट यूपी भी, जाट कम्युनिटी से ज्यादा जवान अर्धसैनिक बलों में और फौजों में हैं। तो एक कास्ट बेस इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की। उसका नतीजा क्या हुआ? जो अदर कास्ट थी, नॉन जाट जिनको हम कहते हैं, वो सब एकजुट हो गई और परिणाम हमने देख लिया। इसके अलावा और बहुत सारे कारण थे जिनका जिक्र हम लोग अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में करते रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाएं, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं का कत्लेआम वहां पर, और जिस तरीके से 2024 में यही विपक्षी दलों के नेताओं ने देशी विदेशी संचार माध्यमों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक दुष्प्रचार किया, एक नैरेटिव बनाया कि अब की बार 400 बार पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है, इनको आरक्षण छीनना है। उसका भी असर हुआ और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, वहां भी वो फिसल गई। पश्चिम बंगाल में कई सीटें लूज कर गई, इसी हरियाणा में 5 सीटें लूज कर गई, राजस्थान में कर गई, महाराष्ट्र में कर गई, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली, 6 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, तो वो 240 पर अटक करके रह गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में एक टीस देखी, एक शिकवा शिकायत देखी, एक खालीपन देखा, तो उसके बाद आप देखिए उसी हरियाणा में फिर सरकार बनी बीजेपी की, महाराष्ट्र में बनी, दिल्ली में बनी, बिहार में बनी और अब पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। असम में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बार हिमंता विश्वा शर्मा वहां ओथ लेते हुए दिखाई दें तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, अगर कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है तो। पुडुचेरी जैसे छोटे से राज्य में वहां सरकार बनने जा रही है फिर से। तो बंगाल के बाद अगर सबसे ज्यादा हड़कंप दिखाई दे रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल के खेमे में, क्योंकि दिल्ली से तो ऑलरेडी विदा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी इनको, और दिल्ली की जनता। खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हारे हैं दिल्ली में और इनकी पार्टी भी बहुत बुरी तरह हारी है। और पंजाब में करीब 4.5-5 साल पहले जब ये आए थे सत्ता में, तो क्या क्या सब्ज बाग इन्होंने दिखाए थे। जो वायदे किए थे क्या वो पूरे कर पाए? नहीं हुए, क्योंकि खजाने में इतनी ताकत थी नहीं, तो कहां से पूरा करते हैं? फिर इच्छा शक्ति भी चाहिए और उनको पूरा करने के लिए आपको राजस्व के नए स्रोत तलाश करने पड़ते हैं। नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, इनके तो मुख्यमंत्री ही सदन में खड़े होकर के झूमते लहराते हुए और पता नहीं क्या क्या बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो पंजाब में लोगों का बहुत बुरी तरह से मोहभंग हुआ है। 2022 में तो जब कांग्रेस को विदा करना था तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, तो लोगों ने सोचा कि चलो एक बार इनको भी आजमा के देख लेते हैं। अब बंगाल की इस घटना के बाद पूरे विपक्षी खेमे में एक हड़कंप की स्थिति है, नींद उचट गई है कई लोगों की, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी हैं। मंगलवार को कहीं बोल रहे थे पंजाब में, और क्या क्या बोल रहे थे ये जरा एक बार सुन लेते हैं, और जो बोल रहे थे उसका मतलब क्या है जरा इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल डरे हुए इसलिए भी हैं कि राज्यसभा के 7 सांसद टूट करके भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं, जिनमें जाने माने क्रिकेटर हरभजन सिंह से लेकर के राघव चड्ढा तक, और कभी इनके मित्र हुआ करते थे
पाठक साहब से लेकर के तमाम दूसरे चेहरे स्वाति मालीवाल तक शामिल हैं। इन 7 में से 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब से चुन करके आए थे। और एक सूचना यह भी है कि पंजाब में जीत का, फतेह का जिम्मा अमित शाह जैसे चाणक्य के को जिम्मेदारी इसकी सौंपी जा रही है। अब अमित शाह जब किसी राज्य में कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो जो फूल प्रूफ रणनीति बनाते हैं उससे अब तक तो कम से कम ये विपक्षी चेहरे अच्छी तरीके से अवगत हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा है, जरा पहले इसको सुन लेते हैं। के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी। देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। मेरा दिल कहता है, कैसे होगा मेरे को अभी नहीं पता। पंजाब तो आप जीतोगे, पंजाब तो पंजाब के लोग जीतेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। जो भी मान साहब ने कहा, उनको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब और पंजाबियों से नफरत करती है। एक काम नहीं किया इनके पास, तो इतनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है। आरडीएफ में हमें डबल पैसा दे देते पंजाब सरकार को, और 10 तरह से पैसा देते थे, भाई लो पंजाबियों ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो हक पंजाबियों से नफरत करती है और इनके पास तो इतना पैसा है, ये पंजाब को पैसा दे देते, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। इन्होंने एक काम करके नहीं दिया। अरे भाई, सरकार किसकी है पंजाब में? तो पंजाब में काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? आगे सुनिए। तो बनता था पंजाबियों का, वो भी छीनते जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर इनकी सरकार आई तो पंजाब का पानी सारा हरियाणा को दे देंगे। इनकी सरकार आई, भाखड़ा डैम ये हरियाणा को दे देंगे। कह रहे हैं, कौन कह रहा है? किसका बयान आया है कि पंजाब का सारा पानी हरियाणा को दे देंगे? और भाखड़ा नांगल बांध भी ये जो है हरियाणा को दे देंगे। और सुन लो इनके झूठ। इनकी सरकार आई, चंडीगढ़ उठा के ये हरियाणा को दे देंगे। इनकी सरकार आई तो चंडीगढ़ उठा करके हरियाणा को दे देंगे। इनकी सरकार आई, ये पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा को दे देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी भी जो चंडीगढ़ में है उसको भी हरियाणा को दे देंगे। इनकी सरकार ये तीनों काले कृषि कानून पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। ये हमें बताना पड़ेगा कि अगर पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये तहस नहस कर देंगे, पंजाब को रौंद डालेंगे। सुन रहे हैं आप? इनके गड़ंगे कहते हैं इसको, महाझूठ जिनको कहते हैं। लोगों को डराओ, क्योंकि आपने तो कुछ किया धरा नहीं है, तो पंजाब के लोगों को डराना शुरू करो। ये आ गए तो पंजाब का सारा पानी दे देंगे हरियाणा को, पंजाब की यूनिवर्सिटी भी दे देंगे, चंडीगढ़ भी दे देंगे, भाखड़ा नांगल बांध भी दे देंगे। आगे सुनो। लेकिन इनकी औकात नहीं है। आज तक पंजाब के किसी ने भी अगर भारत के ऊपर आक्रमण किया, वो पश्चिम से आया और पंजाब ने उसको रोका। पंजाब ने अपना खून बहा के उनको रोका, बाहर से आने वालों को। लेकिन इस बार अंदर से एक दुश्मन पैदा हुआ है, इसको भी पंजाब के लोग रोकेंगे। अपने तन मन धन से इसको रोकना है। देश को अपना जनतंत्र वापस दिलाना है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को वापस लागू कराना है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाबियों की जिम्मेदारी है। उसी के लिए आज आप सब लोग यहां पे आए हैं। ये 7 लोग जो चले गए, ये चोरी करके गए हैं, बीजेपी ने चोरी करी है। ये 6 सीट किसी के पिताजी की नहीं थी, ये 6 सीट पंजाबियों की थी। ये 6 सीट पंजाब के लोगों की थी। पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट थी। अभी जैसे मान साहब ने कहा 2 एमएलए और 6 सीट, ऐसा हो ही नहीं सकता।
कितने डरे हुए हैं आप इससे अंदाजा लगाइए कि अभी पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाया और विश्वास प्रस्ताव पेश करके उसको पारित कराया गया। क्यों? क्योंकि ऐसी सूचनाएं थी कि करीब 60 एमएलए इनके टूट सकते हैं, यानी पंजाब की इनकी भगवंत मान सरकार भी गिर सकती है। तो वो अगले 6 महीने के लिए सरकार को बचाए रखने के लिए विश्वास प्रस्ताव पारित करवाया गया। ये काम इन्होंने दिल्ली में भी किया था जब मुख्यमंत्री थे। तो सबसे ज्यादा किसकी नींद उचटी हुई है, किसकी नींद हराम हो गई है, किसके पेट का पानी ढीला हुआ है? अरविंद केजरीवाल का। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।